अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है साल्ट्स। जैसे कि आपको पता, हम इस चैप्टर में 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। तो हमने सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ा था, वो क्या होते हैं, कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसी तरह उनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं और फिर उनके यूजेस क्या हैं। इसी तरह हमने बेस के हवाले से पढ़ा था कि बेसिस क्या होती हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी प्रिपरेशंस कैसे करते हैं आप, और उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे हैं। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में एसिड और बेसिस के हवाले से 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिनमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट था और फिर ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट था। तो हमने ये चैप्टर में थ्रू आउट डिस्कस करते आए हैं कि जब एसिड और बेसिस मिलती हैं तो एक न्यूट्रल स्पीशी बनती है और उस न्यूट्रल स्पीशी को हम साल्ट्स कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड जो पॉइंट है या थर्ड सब्सटेंस है जिसको आज से हमने डिस्कस करना है फर्दर अपनी वीडियोस में, और इनको हम क्या कहते हैं, साल्ट्स कहते हैं। जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट्स बनते हैं। तो हम साल्ट्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि salts are ionic compounds which are formed by the neutralization of acid and base। means acid और base दोनों अपने प्रॉपर्टीज को न्यूट्रल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और क्या बनता है, साल्ट बनता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये आपके पास सपोज HCl है जो कि एक एसिड है, और ये मिलता है बेस के साथ NaOH के साथ, और आप क्या देखेंगे कि ये Na जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करता है और NaCl बन जाता है, और साथ ही जो H है वो OH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। तो ये जो NaCl है ये बेसिकली एक न्यूट्रल स्पीशी है जो एसिड के हाफ करेक्टर और बेस के हाफ करेक्टर के आपस में मिलने से बनी है, और यही कहलाती है साल्ट्स। इसी बात को देखते हुए हमने यहाँ पॉइंट्स बनाया है कि साल्ट्स बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयन हमेशा बेस से आएगा, इसीलिए वो मेटल होगा, उसे आप बेसिक रेडिकल कहेंगे। ये बात बहुत अहम है, दोबारा सुन लें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर साल्ट्स बनते हैं। पॉजिटिव आयन विल ऑलवेज कम फ्रॉम बेस एंड दैट मस्ट बी मेटल। मेटल है, बेस से आ रही, तो आप इसे बेसिक रेडिकल बोलेंगे। दूसरी तरफ नेगेटिव आयन will always come from an acid। चूंकि वो एसिड से आ रहा है तो इट मस्ट बी अ नॉन मेटल, वो नॉन मेटल होगा और ये एसिड रेडिकल कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ये मेटल्स हैं जो बेस से आई हुई हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एसिड्स हैं, यहाँ से हमने नेगेटिव जो चार्जेस वाले आयंस को एक्सट्रैक्ट करना है या पॉइंट आउट करना है, और इस तरह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्जेस कंबाइन होंगे या आयंस कंबाइन होंगे तो हमारे पास ये साल्ट्स बनेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल है सोडियम, और ये मिलने लगा है HCl के साथ। HCl में से जो Cl है वो नॉन मेटल है, तो आप सिंपली कहेंगे कि ये सोडियम और ये क्लोराइड या क्लोरीन भी कह सकते हैं, क्लोराइड भी कह सकते हैं, ये मिल जाएंगे और क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा, और उसे आप NaCl कहेंगे। यहाँ थोड़ा सा मैंने पॉइंट आउट किया है, चूंकि एसिड कोरोसिव होते हैं, खतरनाक स्पीशीज होती है, इसलिए मैंने उनको रेड में शो किया है। जो बेसिस होती हैं वो उनकी निस्बत लेस कोरोसिव होते हैं या नहीं भी कोरोसिव होते, इसलिए मैंने इनको सिंपल ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट किया है। और साल्ट चूंकि न्यूट्रल स्पीशीज हैं तो उनको मैंने ग्रीन कलर से शो किया, ये पॉइंट आउट करने के लिए कि ये जो न्यूट्रल होते हैं इनका कोई करैक्टर नहीं होता, ना एसिडिक ना बेसिक। फिर हमारे पास दूसरी जो मेटल है वो पोटाशियम है, जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेटल है। ये NO3 एक नॉन मेटल है, तो ये NO3 नाइट्रेट कहलाती है, तो ये बन जाएगा पोटाशियम नाइट्रेट। इसका क्या नाम है एसिड का, नाइट्रिक एसिड। इसका क्या नाम था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देख सकते हैं ये चूंकि एसिड से इतना हिस्सा आ रहा है तो उसे आप एसिडिक रेडिकल कहेंगे, और वो पोटाशियम बेस से आ रहा है तो वो बेसिक रेडिकल, उससे मिलने के बाद ये पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास एक साल्ट बन जाना है, न्यूट्रल होगा। फिर है जिंक, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और इस जिंक के साथ यहाँ से सल्फेट आयन निकलेगा और क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट साल्ट बन जाएगा, जो कि इसका फार्मूला ZnSO4 है। फिर हमारे पास है कैल्शियम, दूसरी मेटल है जिंक के बाद,
ये फास्फोरिक एसिड से मिलती है और उसमें ये PO4 जो है ये मिलेगा और ये मिलने पर कैल्शियम फास्फेट बना देगा। और आखिर में हमारे पास सिल्वर है एक मेटल जो कि एसिटिक एसिड से मिलेगी और एसिटिक एसिड में सिल्वर जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो बाकी ये जो सारा हिस्सा इसके साथ सिल्वर मिलेगा। ये देखें ये सारा हिस्सा ये सिल्वर है तो आप इसे बोलेंगे ये सिल्वर एसीटेट है। इस तरह से ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो साल्ट्स की हैं, ये चंद एग्जांपल्स हैं जो एसिड्स हैं और वो बेसिस से आई हुई मेटल्स हैं जिनके मिलने से ये न्यूट्रल स्पीशी बनती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट्स की जो चंद खसूसियात यहाँ पे आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं। तो सबसे पहले कौन सी खसूसियत है, जैसे पीछे बात हुई है साल्ट्स आयनिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, लेकिन अगली अहम बात क्या है कि ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। क्रिस्टलाइन, अगर आप प्रीवियस क्लास में देखें हमने जो है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चीज़ डिस्कस की थी टाइप्स ऑफ सॉलिड की, तो वहाँ पर हमने सॉलिड्स की दो टाइप्स डिस्कस की थी, एक थी क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरी एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसी सॉलिड को कहते हैं जिसकी कोई खास शेप होती है, ठीक है, प्रॉपर एंगल्स होते हैं, प्रॉपर उनके दरमियान डिस्टेंसेस होते हैं एटम्स और एटम के दरमियान, हर एटम के अंदर हर आयन के अंदर, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाती है। और ऐसी सॉलिड जिसकी कोई खास फिक्स शेप ना हो बल्कि बदलती रहती हो उसे आप एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो जितने भी साल्ट्स हैं ये बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं कि साल्ट्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, चूंकि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए इनको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है और बॉयल करने के लिए भी ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मैं मिसाल देने लगा हूँ कि अगर आपके पास एक साल्ट है NaCl जो कि कॉमन यूज होने वाला साल्ट है, तो ये याद रखिएगा जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वो होता है 800 सेल्सियस जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करें तो बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है 1413 सेल्सियस, यानी 1413 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट जब हमने इसको बॉयल करना होता है। उसके बाद अगली एक अहम बात है कि मोस्ट साल्ट्स के अंदर नेचुरली ही उनकी नेचर में ही कुछ पानी के मॉलिक्यूल अंदर उसके साथ अटैच होते हैं जिसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाम से जाहिर है क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है कि असल में ये पानी के मॉलिक्यूल उनकी इन क्रिस्टल्स की शेप्स को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। अगर पानी के मॉलिक्यूल उन साल्ट्स के साथ ना हो तो अपनी क्रिस्टल्स की शेप को मेंटेन नहीं कर सकते। इसीलिए ये आपके सामने एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट होता है एक मॉलिक्यूल के साथ, याद रखिएगा 5 मॉलिक्यूल पानी के जुड़े होते हैं, ये नेचुरली होता है, इसके बगैर ये इसकी शेप नहीं बन सकती क्रिस्टल्स की। इसी तरह से कैल्शियम सल्फेट अगला साल्ट है, इसके एक मॉलिक्यूल के साथ 2 पानी के मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। तो इन दोनों पानी के मॉलिक्यूल्स को आप कहते हैं कि दीज आर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाम से ही जाहिर है क्रिस्टल्स को मेंटेन करने में, क्रिस्टल्स की शेप मेंटेन करने में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि साल्ट्स वैसे तो न्यूट्रल होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, दे मे नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव आयंस इक्वल ना हो लेकिन जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और उसकी एग्जांपल आपके सामने है, ये सोडियम एक मेटल है जिसकी जो चार्ज है प्लस का 1 है और सल्फेट नॉन मेटल है उसका माइनस का 2 है। अब जब ये मिलेंगे तो सल्फेट की रिक्वायरमेंट क्या है, -2 है, तो इसके साथ पॉजिटिव 2 होने ज़रूरी है, मतलब मिलने के लिए इसे रिएक्शन करना पड़ेगा उस चीज़ के साथ जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव 2 चार्ज हो, अगर पॉजिटिव 1 चार्ज होगा तो वो चीज़ें डबल हो जाएंगी। इसलिए याद रखिएगा हम इसके साथ क्या लिखते हैं कि सोडियम हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो ये 2 सोडियम जब मिलेंगे इस एक सल्फेट के साथ तो ये हमारा साल्ट न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बनेगा, Na चूंकि 2 है 1 2 तो ये 2 आ जाएगा और साथ आप क्या लिखेंगे SO4। अब देखें इस पर कोई चार्ज नहीं है विच मीन्स कि ये साल्ट क्या हो चुका है, न्यूट्रल हो चुका है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -3 चार्ज है, विच मीन्स के कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 2 कंपोनेंट्स के साथ मिलने की है और फास्फेट की रिक्वायरमेंट 3 कंपोनेंट्स के साथ मिलने की है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं, कैल्शियम आप लिख देते हैं 3 ऐसे, ठीक है, और
फास्फेट आप इसके अकॉर्डिंग कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स सा जो आयनिक कंपाउंड बन जाता है। अब आप देख सकते हैं इन सब के चार्जेस को हम अगर प्लस करते हैं, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा और प्लस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा। तो 6 पॉजिटिव चार्जेस होंगे हमारे पास, और ये माइनस का 3 और माइनस का 3 और 3 को ऐड करेंगे तो ये माइनस का 6 बनेगा। तो आप देखें इन्हें न्यूट्रल होने के लिए इक्वल होना चाहिए ना, जिस तरह ये इक्वल हुए हैं, ये प्लस के 2 थे, ये माइनस का 2 था, इक्वल होने पर ये न्यूट्रल हो गए। तो वहां भी आप देख सकते हैं जब मैंने ये इजाफी लिखे हैं तो ये न्यूट्रल तब जाकर होते हैं। इसीलिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, आप लिखेंगे कैल्शियम कितने आपके पास 3 है ना, यहाँ लिखेंगे 3, फिर आप फास्फेट लिखेंगे, और ये कितने आपके पास 2 हैं तो यहाँ लिखेंगे 2। और ये मैंने आपको पीछे भी ये साल्ट्स लिखा हुआ दिखाया, कैल्शियम Ca3PO4 2। तो इस तरह से ये साल्ट्स न्यूट्रल हो जाते हैं। मैंने आपको ये पॉइंट्स के बारे में बता दिया कि वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल या आयंस इक्वल शायद ना हो, लेकिन जब ये मिलते हैं तो ये हमेशा न्यूट्रल होंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रिपेयर होते हैं साल्ट्स, और जो हम इंशाल्लाह वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।